क्योंकि अब आपके पास एक बुफे आ गया है। पहले तो आपके पास वन डिश होती थी, हर चीज़ का जवाब गल्फ में दुबई होता था। रियल एस्टेट लेनी है तो दुबई, जॉब पे जाना है तो दुबई, कहीं स्टॉप ओवर करना है कहीं जाते हुए तो दुबई, 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 दुबई। लेकिन अब बाकी सारी स्टेट्स भी खुल रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी कहाँ जाया जाए, किधर जाया जाए? और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि यार ये सवाल तो बेसिकली आपको अपने आप से पूछना चाहिए। तो तरह की आपके पास ऑडियंस है ना, जिसमें एक तो वो है जो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने कहा कि यार मुझे निकलना है पाकिस्तान से। फिर एक ऑडियंस हमारे पास है जो ऑलरेडी वेस्ट में एस्टैब्लिश लोग हैं, जो 15 साल 20 साल पहले आए थे पाकिस्तान से निकल के यहाँ आ गए, उनके बच्चे बड़े हो गए। अब वो चाह रहे हैं कि यार बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, मुझे अपनी रिटायरमेंट का बंदोबस्त करना है, तो मैं किसी ऐसे फ्रेंडली कंट्री में जाके रहूँ जहाँ पे मैं थोड़ा सा इस्लामिक माहौल भी हो, हलाल चीज़ें भी इजीली अवेलेबल हो, मौसम थोड़ा सा बेहतर हो। खासतौर पर कनाडा में विंटर बहुत सख्त होता है, तो जब आप यंग होते तब तो आप गुजार लेते टाइम, लेकिन जैसे जैसे आपका 50 के करीब आप जाने लगते हैं ना, तो आपका दिल चाहता है कि यार थोड़ा सा नॉर्मल वेदर की तरफ जाया जाए। और तीसरी ऑडियंस ये होती है जिनके बच्चे भी छोटे हैं, वो स्कूलिंग से परेशान है, यहाँ पे स्कूल के बड़े इश्यूज हैं, LGBT, और फिर दूसरी तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिडेंसी वीज़ा के हवाले से, और हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि काफ़ी सारे GCC कंट्रीज़ जो हैं वो अब फॉरेनर्स के लिए ओपन हो रहे हैं फ्रॉम रेजिडेंसी पर्सपेक्टिव, यानी कि टेम्पररी रेजिडेंस तो वहाँ हमेशा से रहे हैं, यानी कि लोग जॉब करने जाते हैं टेम्पररी तौर पे, वहाँ कुछ अर्से जॉब करते हैं, फिर वहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ पे हर GCC कंट्री जो है वो अपने आप को थोड़ा सा ओपन कर रहा है फॉरेन रेजिडेंसी के लिए, जिसमें आप रियल स्टेट भी बाई कर सकते हैं वहाँ पे, और रियल स्टेट के थ्रू आप रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं उन कंट्रीज़ में। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे अपने यूट्यूब चैनल पे कि वो जानना चाह रहे थे कि भाई कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो ये रेजिडेंसी ऑप्शंस जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, किसमें क्या डिफरेंस है, कितने आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज हम उस पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपके सामने पेश करेंगे कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं GCC में जो आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉस्ट आती है, तो उस पे थोड़ी सी हम डीप डाइव करेंगे। तो हमारे साथ मोहसिन भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। तो मोहसिन भाई, आपका काफ़ी एक होलिस्टिक व्यू रहा है GCC के ऊपर रिसेंटली। तो थोड़ा-सा बताइए कि जो हमारे पास रेज़िडेंसी के ऑप्शंस हैं, तो इसमें क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? और कुछ जो हैं वो रियल एस्टेट के थ्रू मिल रही है, कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल रही है, कुछ में आप बाय आउट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीज़ के केस में। तो थोड़ा-सा अगर आप हमें ओवरव्यू दे दीजिए इसके हवाले से कि भई ये पूरा प्रोसेस कैसा है? कितना ट्रांसपेरेंट है? ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो हैं वो घबराते हैं, ख़ासतौर पे जो वेस्ट से आ रहे होते हैं कि भई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या हो रहा है पीछे हमें नहीं पता। तो थोड़ा-सा उस पे भी हमें रोशनी डाल दीजिए। हुँ, हुँ। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस, जहाँ-जहाँ बैठे हैं आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान बैठे हैं, इंडिया बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, तो वो आपका कोई ना कोई रीज़न है इसको एक्सप्लोर करने का। और हुँ, वो रीज़न ये है कि या तो आप मूव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है वेस्ट में, आप अपने बच्चों को जो है वो किसी इस्लामिक कंट्री में ग्रो करना चाहते हैं, या टैक्सेस आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर ये है कि आप जो है वो डिफरेंट रीज़न्स हैं आपके मूव करने के, राइट? अब उन रीज़न्स के लिए ज़रूरी है कि इन कंट्रीज़ को समझा जाए जहाँ आप मूव हो रहे हैं। क्योंकि हुँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का पता था, यूएस गए थे तो यूएस का पता था। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर मूव हो रहे हैं जीसीसी में, तो आपको इन कंट्रीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए। अ, ये ज बात बिल्कुल इन्होंने ठीक की कि अब इनके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो गई है, काफ़ी लोगों को चाह रहे हैं, और ये सारा सिलसिला वही है, पोस्ट ऑयल क्या होगा जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर। जो पावर जा रही है, जो कंट्रोल जा रहा है, जो जो इकोनॉमी रन होती थी ऑयल पे, वो आगे जाके कैसे चलेगी। तो उसके लिए उन्होंने लोगों को डिफरेंट फैसिलिटेशन देनी शुरू कर दी है। वो इस शक्ल में भी दी है इन्होंने कि रियल एस्टेट के थ्रू आ जाएँ, और इस शक्ल में भी दी है कि आप आके यहाँ पे बिज़नेस भी रन करें। जॉब का तो हमेशा से रहा ही है, वो तो सभी को हुँ, पता है, और वो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा अनपैक करें, तो मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए कि उन कंट्रीज़ की स्पेसिफिकली क्या-क्या सिचुएशन है। और क्या वो सिचुएशन, क्योंकि अब आपके पास एक बुफे आ गया है। पहले तो आपके पास वन डिश होती थी, हर चीज़ का जवाब गल्फ में दुबई होता था। हुँ, रियल एस्टेट लेनी है तो दुबई, जॉब पे जाना है तो दुबई, कहीं स्टॉप ओवर करना है कहीं जाते हुए तो दुबई, 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 दुबई। लेकिन अब बाकी सारी स्टेट्स भी खुल रही हैं, तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोबब्ली रियाद का भी स्टॉप ओवर ले रहे होंगे, और दोहा का भी लेते होंगे। हुँ, तो अब इन कंट्रीज को ना थोड़ा-थोड़ा समझना ज़रूरी है, तो हम पहले ज़रा इन कंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे,
और फिर कोशिश करने के बाद ये देखेंगे कि इनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। अच्छा, उसके लिए मैंने एक छोटा सा स्लाइड पैक बनाया हुआ है, और वो हम स्किम थ्रू करेंगे। किसी को अगर डिटेल में डिस्कशन करना है स्लाइड पैक पे, तो वो फिर ऑब्वियसली यासीन से कनेक्ट हो जाए और फिर हम उसके साथ एक सेशन डिटेल में लगा लेंगे, लेकिन हम उसको स्किम थ्रू करेंगे ताकि ये अंडरस्टैंड किया जा सके कि क्या ये कंट्री जो ऑफर कर रहा है, क्या ये आपको सूट भी करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर वो सूट नहीं करता तो उनकी ऑफरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आजकल बहुत सारे लोग वैसे भी अप्रोच मुझे कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि जी कहाँ जाया जाए, किधर जाया जाए। और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि यार ये सवाल तो बेसिकली आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। ये जो क्यों है ये फिर कहाँ के साथ कनेक्ट होगी। लेकिन अगर आप क्यों में कंफ्यूज हैं कि मुझे तो जाना है, यहां से जाना है बस, तो फिर वो कहाँ जाने के साथ कनेक्ट होना उनका उसका मुश्किल काम है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. हाँ, और मेरे ख्याल में दो तरह की आपके पास ऑडियंस है ना, जिसमें एक तो वो है जो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में फँसे हुए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि यार मुझे निकलना है पाकिस्तान से। फिर एक ऑडियंस हमारे पास है जो ऑलरेडी वेस्ट में एस्टेब्लिश लोग हैं, जो 15 साल, 20 साल पहले आए थे पाकिस्तान से निकल के, यहाँ आ गए, उनके बच्चे बड़े हो गए। अब वो चाह रहे हैं कि यार बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब मुझे अपनी रिटायरमेंट का बंदोबस्त करना है, तो मैं किसी ऐसे फ्रेंडली कंट्री में जाके रहूँ जहाँ पे मैं थोड़ा-सा इस्लामिक माहौल भी हो, हलाल चीज़ें भी ईज़िली अवेलेबल हों और मौसम थोड़ा-सा बेहतर हो। ख़ास तौर पे कनाडा में विंटर बहुत सख्त होता है, तो जब आप यंग होते हैं तब तो आप गुज़ार लेते हैं टाइम। लेकिन जैसे-जैसे आपका 50 के करीब आप जाने लगते हैं ना, तो आपका दिल चाहता है कि यार थोड़ा-सा नॉर्मल वेदर की तरफ जाया जाए। तो एक तो ये, और तीसरी ऑडियंस ये होती है जिनके बच्चे भी छोटे हैं, वो स्कूलिंग से परेशान हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्कूल के बड़े इश्यूज़ हैं, एलजीबीटी, और फिर दूसरी तरह के इश्यूज़ भी आ जाते हैं ड्रग्स वगैरह के। तो वो चाहते हैं कि अब वो थोड़ा-सा बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट में लेके जाएँ जहाँ की उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ी-सी अच्छी हो। तो ये 3 तरह की ऑडियंस होती है ना। तो उस हवाले से अब तीनों को कैटर करना तो मुश्किल है इस वीडियो में, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग फँसे हुए हैं बेचारे, उनके पास तो ऑप्शंस कम है, क्योंकि उनका तो एक तो जो वीज़ा प्रोसेस है वही इस वक़्त जो है बैन हुआ हुआ है। अब जब वो कब, पता नहीं कब खुलता है। जब खुलेगा तो फिर वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जो लोग वेस्ट में हैं उनके लिए ये ऑप्शन ईज़ी है कि वो ईज़िली पिक एंड चूज़ कर सकते हैं इन कंट्रीज़ को, अगर उन्होंने अपने बच्चों की वजह से मूव करना है या उनका जो रिटायरमेंट प्लान है आगे जाके, उसके हवाले से। तो ये हमने जीसीसी कंपैरिजन किया हुआ है इन 6 मुल्कों का, और हमारा फोकस जरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ है, तो उसके हिसाब से हुआ हुआ है ये। अच्छा, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस की बात की जाए ना, अगर इन 6 के 6 जगहों को देखा जाए तो ये बिल्कुल हर कंट्री का एक डिफरेंट सिलसिला है। ओमान की अगर बात की जाए तो तकरीबन कोई आई थिंक 250 साल से ये जो फैमिली है ये रूल कर रही है, और बहुत ही स्टेबल किस्म की इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चल रहा है। और अब जब से ये नए बादशाह जो सुल्तान आए, सुल्तान हेतम, ये जब से आए हैं, इन्होंने अपने बेटे को जो क्राउन प्रिंस है वो भी डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह से यूएई के अंदर भी बहुत ही स्टेबल तरह का सिलसिला है, लेकिन इसके अंदर यूएई के अंदर 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं। ओमान में कोई स्टेट नहीं है, ओमान एक सिंगल स्टेट है, लेकिन ये जो यूएई है उसके अंदर 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो ऑब्वियसली इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन ये काफी वेल रन सिस्टम है। और जो एक चीज मुझे वहां नजर आ रही है खासतौर पर, वही नजर आ रही है कि वो जो अब डाइवर्सिफिकेशन का जो पुश है वो सिर्फ दुबई की तरफ से अब नहीं आता, बल्कि वो ऑल अक्रॉस द सारी एमिरेट्स की तरफ से आ रहा है। तो इस वजह से वहां जिन जिन एमिरेट्स में मेरा जाना हुआ है, वहां मैंने यही देखा है कि सबके सब जो है वो
शदीद ग्रोथ ओरिएंटेड और डेवलपमेंट और रियल स्टेट लॉन्च हो रही है और बिजनेसेस खुल रहे हैं और वो एक फीलिंग वहां पर आ रही है। अच्छा, सऊदी अरेबिया एक डिफरेंट केस है ऑल टुगेदर। लोगों को उसका आइडिया है बैकग्राउंड का। सऊदी अरेबिया में काफी चीजें चेंज हो रही हैं। जो चेंजेस हैं वो काफी सारी चेंजेस हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। तो वेट एंड सी कि किस तरह से वो चेंजेस जो हैं वो आके शेप अप होती हैं। कतर भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंट्री है। कतर के अंदर भी जो रूलिंग फैमिली है वो भी, क्योंकि कतर एक बहुत ही छोटी सी जगह है और वहां पे बड़ी स्ट्रांग इनकी लीडरशिप मौजूद है, तो वो भी काफी स्टेबल कंट्री है। बहरीन का जो थोड़ा सा सिलसिला है वो ये कि वहां पर थोड़ा सा एक तो ये कि जो लोन टू जीडीपी रेशियो है उनका 120% से ज्यादा है, तो जरा इकोनॉमिक सिचुएशन बहरीन जो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। ज्यादा है तो नहीं है। दूसरे ये कि वहां पे जो थोड़ा सा सेक्टेरियन एंगल है वो भी हुँ। प्ले करता है। अच्छा, ये एक थोड़ा-सा हैरानकुन बात है कि बहरीन का इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ब ये इतना हाई जीडीपी रेशियो होता है उन कंट्रीज़ का जहाँ पे डेट बेस्ड इकोनॉमीज़ होती हैं, जैसे वेस्ट है। लेकिन बहरीन तो डेट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनका इतना ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो है। हाँ, एक तो ये कि दरअसल ये ऑयल में स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हुँ। शेल ऑयल इनको निकालना है तो उसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है बहरीन के लिए। दूसरे ये कि सऊदीज आते थे, तकरीबन 8-8.5 लाख सऊदी आता था हर साल बहरीन टूरिज्म के चक्कर में। तो वो टूरिज्म उनको थोड़ा सा जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि सऊदी खुद बहुत डाइवर्सिफाई कर रहा है चीजों के अंदर, हुँ। तो जो टूरिज्म है उसका भी इम्पैक्ट है। तो बहरीन इस वक्त मतलब कोई बहुत जबरदस्त सिचुएशन में नहीं है, बट लेट्स सी आगे वो कैसे शेप अप करता है चीजों को। अब कुवैत की तरफ आते हैं। कुवैत में भी आपने पीछे कुछ 2-3 सालों में देखा होगा कि वहां पे भी काफी पॉलिटिकल टर्मोइल्स रहे हैं, अपोजिशन पार्टी या उस तरह की काफी चीजें चलती रही हैं और उनकी डिपेंडेंसी भी अभी बहुत ज्यादा है ऑयल के ऊपर। तो थोड़ा सा जो पॉलिटिकल एंगल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना दूसरी जगहों का, जैसे ओमान का स्ट्रांग है, यूएई का स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। वो ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, उसमें डेफिनेटली लीड जो कर रहा है वो तो आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ दुबई। यूएई करता है लीड। जितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और जितनी ज्यादा जो चेंजेस हैं और जितनी ज्यादा उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं इंटरनेशनल चीजों को, वो किसी और स्टेट ने भी किए नहीं है। तो जो टॉर्च बेरर है वो दुबई है, बट अब साथ में वो अकेला नहीं रहा है। अबू धाबी के अंदर भी वही अब मुझे वो नजर आ रही है, क्या कहते हैं, मोमेंटम नजर आ रहा है। वही मोमेंटम अब रास खैमा में नजर आ रहा है, वही शारजा में नजर आ रहा है, वही उम्मुल क़ुवैन के अंदर नजर आ रहा है। तो इवन छोटी छोटी स्टेट्स जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उनके अंदर भी वो मोमेंटम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूएई जो है वो ऑब्वियसली, और यूएई की जो इकोनॉमी है वो शदीद डाइवर्सिफाई हुई हुई है और बहुत ही, दुबई का तो आई थिंक 5% है सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट, 95 अच्छा, इतना कम हो गया है? कर चुके हैं। 5% तो बहुत कम है। हुँ। चुका है बिल्कुल। यूएई भी अब आहिस्ता आहिस्ता, यूएई का मतलब अबू धाबी अब आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर रहा है और वो बहुत ज्यादा इस वक्त शॉपिंग स्प्री पे निकले हुए हैं। इवन यहाँ जो लंदन का जो वो है एग्जीबिशन सेंटर लार्जेस्ट, हुँ। इज ओन बाय अबू धाबी नाउ। फिर और इसके अलावा फिर यहाँ की भी रियल एस्टेट कंपनीज, डेवलपर्स खरीद लिए हैं इन्होंने एल्डार ने। इस वक्त जो अबू धाबी है वो बहुत ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इनका बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट सोवरेन फंड है जो हुँ। कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, और मैंने सुना है फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है मिडल ईस्ट का वो, क्योंकि काफ़ी जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स हैं वो भी अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ फाइनेंस कर रहे हैं उसको। तो उनका जो प्लान है वो यही है कि मैंने सुना था कि इसको फाइनेंशियल हब बनाएँगे पूरे मिडल ईस्ट का। वो बाइनेंस का सीईओ आया हुआ था ना, कंतूरा, फाइनेंस का, हाँ। हुँ। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई के साथ खड़ा हुआ था। तो हुँ। वो इस वक्त फुल ऑन हुए में फाइनेंशियल हब बनाने के लिए, और साथ हाँ। साथ ये जो ऑब्वियसली मिलियनर्स वाला सिलसिला है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स है ना, नेचुरल आइलैंड्स, वो अबू धाबी के पास है पूरे हाँ। यूएई के अंदर। और मैंने सुना है कि चाइनीज़ का भी काफ़ी रोल है इसके अंदर, क्योंकि मैं कल वली की एक वीडियो देख रहा था, उसने एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट को कवर कर रहा था वो। तो जहाँ वो कवर कर रहा था उस जगह पे, उस इवेंट की जगह पे एक चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था, बैकग्राउंड में नज़र आ रहा था। तो वो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि चाइनीज़ इतनी तादाद में वहाँ आके वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों के अंदर, जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है ऑफ कोर्स, और दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट भी है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves,
as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो दरअसल रियल एस्टेट और फिर ये जो टैरिफ लग रहे हैं ना, हाँ, ये भी तो है ना कि अगर वो टैरिफ लग रहे हैं, वो मेड इन चाइना नहीं जा पा रहा, या अगर यूई सॉरी अमेरिका के अंदर मेड इन चाइना पे टैरिफ लगा हुआ है, तो मेड इन चाइना हटा के फिर मेड इन यूएई कर दो, या मेड इन ओमान कर दो, या मेड इन सऊदी अरेबिया कर दो, कतर कर दो, तो वो अब ऑब्वियसली कोई ना कोई रास्ते तो अब बनेंगे ही, और ये काफी ज्यादा हो रहा है। तो यूएई तो ऑब्वियसली लीड कर रहा है। ओमान जो है उसकी अब डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुई है, इनका भी 2040 का प्लान है, और उसके अंदर पिछले कोई 5 सालों के अंदर सुल्तान ने तकरीबन कोई 470 लॉस चेंज किए ओमान के अंदर, 470 डिग्रीज उन्होंने रिलीज की हैं पिछले 5 सालों के अंदर। तो ओमान में बहुत तेजी से काम हो रहा है ओमान की स्पीड के हिसाब से, क्योंकि ओमान में इतना पीछे कभी तेजी से काम नहीं हुआ जितना अभी 4-5 सालों के अंदर हो रहा है। और उसकी एग्जांपल ये भी मैं देता हूं कि इवन फिर सुल्तान हेतम सिटी के अंदर पिछले कोई 4 महीने के अंदर 3 डेवलपर लॉन्च कर चुके हैं, 3 डेवलपर्स। ये कभी नहीं हुआ है ओमान में। ओमान में तो वैसे ही लिमिटेड नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं, और एक पीरियड के अंदर तो वो कभी हुआ ही नहीं कि इतने सारे लॉन्च करें, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड जो है वो काफी इंक्रीज कर दी है, और जैसे जैसे ये 2030 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी स्पीड और तेज हो जाएगी, क्योंकि 2030 में सुल्तान हेतम को 10 साल हो जाएंगे ओमान। तो वो काफी क्रिटिकल ईयर है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, तो इसलिए वो स्पीड तेज होती हुई नजर आएगी। साथ में वो मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स, टूरिज्म, हाइड्रोजन पे बहुत फोकस कर रहा है, तो ओमान के अंदर ये नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया को तो मुझे खैर बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, 2030 का प्लान है, एक्सपो 2030 हो रही है, फुटबॉल हो रहा है, और फिर इतने मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, न्योम और रेड सी, फिर एआई के ऊपर काम चल रहा है, तो उनके भी काफी ग्रोथ हो रही है। बट अभी जो इनफ्लक्स है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग रियल एस्टेट को देखें वहां पे, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल्दो के जो टॉप टियर वाला एंगल है, जैसे कि अगर 4 मिलियन आप रियाल खर्च करते हैं तो आपको वो लाइफ टाइम रेजिडेंसीज दे रहे हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है उसका है कि आप 8 लाख उनको सऊदी रियाल दे दीजिए और लाइफ टाइम रेजिडेंसी ले लें, या फिर आपकी एक सर्टेन सैलरी होनी चाहिए, आई थिंक 27,000 या 30,000 सऊदी रियाल है, अगर आपकी है तो वो आपको दे रहे हैं। टैलेंट वीजे उन्होंने भी इशू कर दिए हैं, तो सऊदी अरेबिया भी कैचअप कर रहा है। अब देखें कि किस पीरियड के अंदर जाके जो है वो बराबर खड़ा होगा यूएई के। अच्छा, जो आपने लाइफ टाइम रेजिडेंसी की बात की है, क्या मतलब इसका? ये परमानेंट है या इसकी कोई टाइम लिमिट है? वो तो ये ना कि प्रॉपर्टी ओनरशिप पे कनेक्टेड है ना, वो 4 मिलियन की अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है 4 मिलियन की, तो वो बेसिकली प्रॉपर्टी आपकी स्पॉन्सर बन गई है उस जगह पे। अब अगर वो प्रॉपर्टी आपने बेची तो आपने अपनी स्पॉन्सरशिप खत्म कर ली, तो वो फिर रिन्यू नहीं होगी। लेकिन ये जो 8 लाख वाली है ये परमानेंट है आपने, लेकिन वो 8 लाख आपने इन्वेस्ट नहीं करने, वो गवर्नमेंट को बेसिकली आप खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। बिल्कुल पैसे, बिल्कुल सही कहा आपने, पैसे गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट उसके रिस्पॉन्स में आपको एक लाइफ टाइम रेजिडेंसी दे दी। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया का है। अब आ जाते हैं हम कतर की तरफ। कतर भी रियल एस्टेट की रेजिडेंसी देता है, तकरीबन 7,30,000 कतरी रियाल की है जिससे वो स्टार्ट होती है। ये मोरलेस उतनी ही बन जाती है जितनी दुबई की है। दुबई की 7.5 लाख से स्टार्ट होती है, इनकी 7,30,000 से स्टार्ट होती है, और उसमें अगर प्रॉपर्टी आप वो लेते हैं इतनी वर्थ होती है तो फिर आपको वो रेजिडेंसी दे देते हैं। तो ये सिलसिला कतर की इकोनॉमी जो है वो फीफा आप देख चुके हैं पीछे। कतर इटसेल्फ बड़ा रिच कंट्री है और पॉपुलेशन बहुत छोटी है कतर की। सोवरेन फंड इनका बहुत बड़ा है, $3 बिलियन तो महीने का इनको दुनिया कमा के देती है, क्योंकि इन्होंने इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सिलिकॉन वैली में की हुई है, वॉक्सवैगन में की हुई है, बार्कलेस के अंदर की हुई है, काफी रियल एस्टेट है इनके पास लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई इन्होंने इकोनॉमी की हुई है। तो इनके पास काफी जो है वो पैसा हर महीने ऑटोमेटिकली आता ही है। और फिर जब से ये वॉर हुई है यूक्रेन वाली, तो उससे भी इनकी काफी चांदी हो गई थी, क्योंकि फिर गैस इन्होंने बहुत बेची है यूरोप को। तो कतर की में अभी कोई और ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ये कि ऑब्वियसली रिच कंट्री है,
लेकिन ये कि अब आने वाले वक्त में वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया और ओमान के कंपटीशन के आगे वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं कतर को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, लेट्स सी आगे क्या होता है। बहरीन का हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे कि उनके थोड़े से सिलसिले हैं। तो जो लोग वहां रह रहे हैं और उनको रेंट्स बचाने हैं अपने, तो वो तो रियल एस्टेट उनके लिए बड़ा ऑब्वियस केस बनता है, क्योंकि वहां पे भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बढ़ गए हैं वहां पे, और ऑब्वियसली प्राइसेस भी थोड़ी उनकी कम है इन कंपैरिजन विद दुबई। लेकिन ये कि वो जो है ना कि वहां जाके रहेगा कौन, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली वो इन्फ्लक्स चाहिए ना लोगों का आने के लिए कि भाई आ रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। बहरीन में अभी वो कुछ कुछ खास इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि वहां पे हमारी क्यों होगी, बट ये कि मैं बहरीन को भी देख रहा हूँ। कुवैत प्रॉब्ली इस वक्त आई थिंक सबसे पीछे उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहां पर अभी दूसरी चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी इशू है और फिर स्टेबिलिटी की भी चीजें सिलसिले चल रहे हैं। तो कुवैत का देखेंगे कब तक अपनी चीजों को रिफॉर्म करते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त यूएई को हम कह सकते हैं कि वो लीड कर रहा है सारी एमिरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ओमान आ जाता है एक पिक्चर के अंदर कि वो खोल रहा है, कर रहा है, ओपन हो गया है, और फिर सऊदी अरेबिया जो है वो कैचअप कर रहा है। मैं ओमान और यूएई के ये बोल रहा हूँ कि ओमान और यूएई इस वक्त अवेलेबल है। अगर आपने जाना है वहां पे, सोच रहे हैं जाने का, तो ये दो मार्केट्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त खुली हुई हैं और इस वक्त कह रही हैं कि आ जाओ। सऊदी अरेबिया आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, अब देखें कब वो अपनी जो रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो नीचे गिराते हैं। और फिर हम ये भी सुनने में आ रहा है कि जी वो मक्का मदीना की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी बिकने के लिए, और वो तो लेट्स सी के ये कब ये काम होता है। इसका मतलब सऊदी अरबिया भी ऑन है, लेकिन उसका जो प्राइस टैग है वो काफ़ी हाई है। काफी हाई है, और वो ठीक है हाई भी है क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले बड़े लोग यहाँ पर आए हमारे पास, हाँ। और जितने बड़े लोग आएंगे वैसे उतने ही फिर इन्वेस्टमेंट ड्राइव करेगी ना, क्योंकि पैसे के पीछे लोग जाते हैं ना। तो हाँ। अगर बड़े लोग आ जाएंगे सऊदी अरेबिया तो कहेंगे यार वो चला गया, चलो मैं भी चला जाता हूँ। फिर वो अपने ऑफिसेस खोलेंगे वहां पे, फिर वो बिजनेसेस खोलेंगे, फिर वो रियल एस्टेट और खरीदेंगे, तो उनको देखा देखी फिर नीचे के लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो दुबई सॉरी सऊदी अरेबिया स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट ही वो टॉप एंड से हुआ है, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ड्राइव करने के लिए। बट लेट्स सी आगे आने वाले वक्त में क्या चीजें होती हैं। हम आगे चलते हैं, फिर ये देखते हैं कल्चर एवोल्यूशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यासीन। ओमान का हम कभी पीछे जिक्र करते रहे तो लोग आके ओमान पे क्यों आके रुक रहे हैं या ठहर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो आई थिंक हमारी कल्चर वैल्यूज और नॉर्म्स के साथ बहुत ज्यादा अलाइंड है। ओमानीज खुद भी बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं, डीपली रूटेड हैं अपने कल्चर के साथ, फिर इस्लाम के साथ, इन सब चीजों के साथ तो लोग कह रहे हैं यार ये मुझे ज्यादा समझ आ रहा है, खासकर उन फैमिलीज से जो ऑस्ट्रेलिया से मूव करेंगे या कनाडा से मूव करेंगे या यूके से मूव कर रही हैं, और उनका मूव करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पाकिस्तान तो नहीं जा सकते या जाना नहीं चाहते किसी भी वजह से, तो अब हम किसी नियरेस्ट जीसीसी स्टेट में चले जाएं जहां पे हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और अच्छा इस्लामिक माहौल मिल जाए उनको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओमान है वो सारे बॉक्सेस टिक करता है। और इसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे रीजन का, वो ये कि ओमानीज आर वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, इस तरह के लोग हैं, वेलकमिंग। और वो आप जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, जो डिफरेंट लोग जब वहां घूमने जाते हैं तो वो बनाते हैं उन वीडियोस को, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि जो कल्चर है उनका ओमानियों का वो बड़ा ही इजी कल्चर है। तो ये चीज ओमान को बहुत जो है ओमान अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे लोगों को अपनी तरफ। अब इसी तरह से यूएई में, अच्छा यूएई काफी डाइवर्सिफाइड है। अब यूएई में दुबई तो बिल्कुल एक मेल्टिंग पॉट है, डाइवर्सिफाइड मेल्टिंग पॉट। यूरोप भी नजर आ जाएगा आपको, ब्राजील भी नजर याद आ जाएगा, चाइनीज भी नजर आ जाएंगे आपको, आयरिश भी नजर आ जाएंगे, पाकिस्तानी भी सब नजर आ जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉट है, लेकिन बहुत सारे लोग उस मेल्टिंग पॉट को नहीं पसंद करते, तो वो कहते हैं ऐसा हम नहीं पसंद करते, तो फिर उनके लिए ऑप्शन क्या खुला है, शारजा का खुला हुआ। शारजा बिल्कुल डिफरेंट जगह है, ऑल्दो के ट्विन सिटीज हैं दुबई और शारजा, बट शारजा का जो कल्चर है, जो स्पीड ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो सब चीजें जो है वो दुबई से कम है और बहुत डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग तो ये कि काम तो दुबई में करते हैं लेकिन वो रहते शारजा में ही। और आज की बात नहीं हो रही, जमाने की बात हो रही है, और वो दुबई मूव होना ही नहीं चाहते फैमिलीज को लेके, क्योंकि ये वो तो उस मैं बहुत मेल्टिंग पॉट में पहले से रहना नहीं सुन रहा चाहते। हूँ, यानी कि अर्ली 2000 के ज़माने से, कि जो मेरे कुलीग्स भी गए थे तो वो यही करते थे कि रहते शारजा में थे
और ड्राइव करके दुबई जाते थे रोज़ाना। यार जैसे इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज ये हुई है ना कि बेसिकली वो दुबई इतना इतना ज्यादा जबरदस्त किस्म का मेल्टिंग पॉट बन गया है इस पीरियड के हुँ, अंदर कि पहले तो सिर्फ कॉस्ट होती थी कि यार वो कॉस्ट थी मेरी, राइट। हाँ, अब तो बाय चॉइस है कि यार मैं वहां नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि वो काफी ओपन एनवायरनमेंट है ना वहाँ का। आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे रहेंगे तो क्योंकि कल्चर का डिफरेंस तो होता ही है। हुँ, अब इसी तरह से मैं शारजा जाऊंगा या कुछ करूंगा तो शारजा में मुझे बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी ऐसे इस्लामिक कल्चर में आ गया हूँ, चीजों में आ गया हूँ। इस्लामिक बिल्कुल दुबई में भी है, अजान की आवाजें भी सुनाई देंगी आपको, सब कुछ होगा। बट क्योंकि एक जो 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 वैरायटी ऑफ पीपल है वो क्योंकि सब मुख्तलिफ है, तो हाँ, इसलिए आपको वो जो फ्लेवर चाहिए ना जिसके लिए आप लंदन छोड़ रहे हो या जिसके लिए आप टोरंटो छोड़ रहे हो, वो फिर वो चीज आपको शारजा में हुँ, ज्यादा मिलेगी, या फिर वो चीज आपको किसी और स्टेट में ज्यादा मिलेगी, वो या अबू धाबी में ज्यादा मिलेगी आपको। हाँ। अबू धाबी भी इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अच्छा आपने आपकी स्लाइड्स में ईज़ ऑफ बिज़नेस को भी आपने कवर किया आगे या चलें हाँ, मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूँगा इस बारे में। जरूर जरूर, क्योंकि मैं लोगों को ये बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि वो ये पूछते हैं ना कि यार कहाँ कहाँ खुला हुआ है, ये खुला हाँ, हुआ तो है, छोड़ें उसको। बट ये देखें कि हर कंट्री है कैसा, और आपको क्या सूट करता है? हाँ, फैसला करने में आसानी होगी आपके लिए। अच्छा, अब कतर में आ जाते हैं तो कतर ऑब्वियसली 90% कतर दोहा है, हुँ, 90%, राइट। बाकी छोटे छोटे विलेजेस बने हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो कतर है वो दोहा है। ऑब्वियसली वो भी काफी ज्यादा सर्टेन चीजों में मॉडर्न है, वो है, लेकिन अभी भी कंजर्वेटिव है। दुबई जैसे ओपन नहीं है वहां पे वो। हुँ, तो बहुत से लोग जो कतर रहे हुए हैं, कतर का विजिट उन्होंने किया हुआ, उनको कतर बहुत पसंद आता है। इवन मुझे कतर बहुत पसंद है। मैं काफी दफा गया हूँ कतर, मुझे कतर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी जगह लगती है। तो कुछ लोग कतर को प्रिफर करते हैं रहने के लिए। तो वहां पे आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, मतलब फ्लेवर ऑफ दुबई भी मिल जाएगा और फ्लेवर ऑफ शारजा भी मिल जाएगा। तो ये समझिए कि वो इस तरह का एमलगम है कतर जो है। अच्छा, अब आ जाते हैं बहरीन की तरफ। बहरीन जो है वो अ, यानी दुबई से पहले से मॉडर्न है बहुत। दुबई तो बाद में मॉडर्न हुआ होगा या मेल्टिंग पॉट बना होगा। बहरीन जो है वो पहले से ही बहुत ज्यादा वो थे, मॉडर्न थे। बैंकिंग सिस्टम उनका बड़ा स्ट्रांग है। लोग बड़े जबरदस्त हैं बहरीन के, लेकिन उनके साथ वही वाला सिलसिला है कि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट लगा, क्योंकि कनेक्ट हुआ हुआ है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का वहां किया जाए ना किया जाए वो फिर एक क्वेश्चन मार्क है। बट अदरवाइज पीपल आर वेरी नाइस, और वो जगह भी बहुत जबरदस्त है, बनी हुई भी बहुत अच्छी है। मेरा बहरीन भी आना जाना हुआ है, हमने काम किया वहां पे, तो आई रियली लाइक बहरीन एज वेल। अच्छा, हुँ, अब कुवैत मेरा जाना कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि कुवैत में जो जिन लोगों से मेरी बातें हुई हैं या मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की है, जो कुछ की है, वो ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सोशल कंडक्ट है। थोड़ा एक्स्ट्रा इस्लामिक एंगल्स हैं उसके अंदर कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस तरह का सिलसिला है। तो वो अभी इतने ओपन नहीं हुए कि वो बाकी नेशनलिटीज को जो है वो इतना इनकॉपरेट कर सकें, इसीलिए अभी तक उनके रिफॉर्म भी नजर नहीं आ रहे आपको होते हुए। हुँ, आगे आ जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है लीगल फ्रेमवर्क फॉर फॉरेनर्स। एक अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर जो कंट्रीज हैं इन्होंने ये अलाउ कर दिया है और अपनी प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड कर दी हैं। मतलब जो दुबई ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था कि जी, एक तो कफील की रिक्वायरमेंट, नहीं लोकल पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा एक बैरियर था। और दूसरा ये कि क्या 100% ओनरशिप के ऊपर कंपनी बन सकती है, क्या ये फ्री होल्ड सॉरी सॉरी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, क्या ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी, क्या ये हमेशा मेरी रहेगी। ये दो चीजें जब चेंज हुई दुबई के अंदर, तो वो अब चीजें बाकी जगहों पर भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हुँ, ओमान में भी है, ओमान में के आईटीसी जोन्स हैं जिसके अंदर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज ले सकते हैं।
और 100% ओनरशिप के ऊपर, और ये प्रॉपर्टी जो है ये आप विरासत में भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। सेम गोज फॉर यूएई, ऑल्दो कि इन सब जगहों के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे दुबई की बात करूं तो डेरा हो गया, बुर दुबई हो गया, इस तरह के पुराने एरियाज हैं, वहां पे अभी भी आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। अगर आप लेंगे तो लीज पे लेंगे, लेकिन अब दुबई मेजर एरियाज को, इवन शेख ज़ायद के कुछ प्लॉट्स इन्होंने जो हैं रिसेंटली फ्री होल्ड किए हैं। तो ये अपने बहुत सारी जमीनों को आहिस्ता आहिस्ता फ्री होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत पड़ रही है उनको। तो बाहर से डिमांड इतनी आ रही है, और अगर लैंड नहीं तो लैंड कहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये जो फ्री होल्ड करते हैं ये सिलेक्टेड मतलब किस तरह से करते हैं, कैसे कैसे पिक करते हैं कि ये एरिया हमने फ्री होल्ड करना है? यार इसका बैकग्राउंड तो मुझे नहीं पता कि इसको हम्म, किस तरह से पिक करते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली इस पॉइंट से देखते होंगे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या वो उस पीस ऑफ लैंड से अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, और क्या ये लैंड के ऑलरेडी ऑक्युपाइड है किसी की। फॉर एग्जांपल वो शेख ज़ायद की जो इन्होंने प्लॉट किए हैं, वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड प्लॉट्स हैं, वो तो ऑलरेडी इमाराती ओन करते होंगे सारे। लेकिन अब उन्होंने इमारातियों को पैसे दिए होंगे, जब उसको वो किया होगा, बल्कि इमारतियों से सॉरी पैसे मांगे होंगे कि भाई इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है और इसको मैंने फ्री होल्ड कर दिया। तो हाँ इमाराती पहले सिर्फ इमाराती को बेचता था, राइट, या हाँ जीसीसी वालों को बेचता था। अब इमाराती के लिए पूरी दुनिया खुल गई है फ्री होल्ड के लिए, अब कोई भी आके खरीद सकता है। तो दुबई की लैंड इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है दुनिया के लिए कि अगर शेख ज़ायद के ऊपर कोई लीज होल्ड लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाए फ्री होल्ड में, तो बायर जो है वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से आएगा। तो दुबई अब अपनी लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। यहां तक बात पहुंच गई है दुबई के अंदर। जबकि अगर ओमान में देखें तो ओमान में ज्यादातर जो है वो आप तो खरीद ही नहीं सकते, सारा का सारा ओमानी ओमानी लैंड है वो, और उनमें उन्होंने पॉकेट्स दिए हुए, 5 6 7 पॉकेट्स हैं आपके पास, जिसको आईटीसीज कहते हैं, और वहां पे आप ले सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये था कि किसी ने अगर ओमान की रेडी प्रॉपर्टीज खरीदनी है और वो जाके जो वेबसाइट्स हैं उन पे देख रहा है, तो कैसे पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड पे है, कौन सी नहीं है? जो महंगी प्रॉपर्टीज होंगी वो फ्री होल्ड होंगी, अच्छा। प्रॉपर्टीज होंगी वो वाली ओमानी प्रॉपर्टीज होंगी, जो कि आप हम्म। ले सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। यानी आप रेंट कर सकते हैं, खुद खरीद नहीं सकते आप? हाँ हाँ, मतलब वो आपको लीज पे दे देंगे, वो कहेंगे ठीक हेलो है। 20 साल की लीज पे ले लो, अब तुम उसको रेंट पे दे दो, हाँ। राइट, ले लो लीज पे ले लो, 30 साल के लिए ले लो लीज पे, लेकिन ये प्रॉपर्टी लैंड तुम्हारी नहीं है, 30 साल बाद मैं वापस ले लूंगा तुमसे। सही है। इस तरह का सिलसिला है। तो जो वहां पे ये जितनी भी आईटीसीज हैं ये एक्सपेंसिव हैं, और अच्छा लोग ये भी कहते हैं जब आते हैं एनालिसिस के ऊपर, कि वो मुझसे पूछते हैं यार मौसिम भाई मुझे ये बताएं कि जब प्रॉपर्टीज वहां सस्ती हैं, बाकी जगहों पे, मस्कत के अंदर ही जाऊं तो मैं देखूं कि जी 1 बेड कितने का मिलता है, 2 बेड कितने का मिलता है, और वो मुझे तो सस्ती मिलती हैं, नजर आ रही है वहां पे। तो यहाँ पे आगे कौन रहेगा, ये तो इतनी महंगी प्रॉपर्टीज है। तो हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ बात प्रॉपर्टी के महंगे होने की नहीं है, बात ये कि उस प्रॉपर्टी ने ये जो बनी है ये पूरी कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई है। अब अलमौज एक वहां पे कम्युनिटी है, अब वो कम्युनिटी के अंदर सब चीजें अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, और वो अब एक ब्रांड नेम बन गया है, किसका, अलमौज का। या कहाँ रहते हो, अलमौज में रहते हो। तो इवन ओमानी भी जो कि सस्ती प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं दूसरी जमीनों के ऊपर, वो भी वहां ज्यादा पैसे दे दे के जाके रहते हैं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल है ना। तो ये जो नई कम्युनिटीज बन रही हैं, जो आईटीसीज कहलाती हैं, जो फ्री होल्ड कराती हैं, और ये जो लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, उनको ये मैसेज है कि जी ये सारी की सारी कम्युनिटीज बन रही हैं नई, और हाई एंड कम्युनिटीज हैं। इस तरह की कम्युनिटीज जो आप दुबई में देख रहे हैं आजकल, दुबई हिल्स और अरेबियन रेंचेस और डमैक हिल्स, ये कम्युनिटी सारी बनी हुई है ना, मास्टर कम्युनिटी। ये ओमान में है ही नहीं, है नहीं के मतलब ये है तो सही, लेकिन एक है, 3 है, 2 है, बहुत ही कम नंबर्स के अंदर है, और अब नई नई आ रही हैं। तो अब लोग इसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ कम्युनिटीज के अंदर, क्योंकि पूरा सिस्टम मिलेगा उनको रहने का, और वो एडवांटेज मिलेगा कि यार हम इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। तो इस तरह का है। तो वो जो मैंने बताया कि वो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज हैं वो हर जगह ही अवेलेबल हैं। कुवैत को अभी थोड़ा सा आप कर दीजिए, अभी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं उनके अंदर, लेकिन बहरीन में भी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कतर में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सऊदी अरबिया का तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो हो सकता है बाहर से जो आ रहे हैं वो 4 मिलियन की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और उस तरह का सिलसिला है। आने वाले वक्त में लगेगा, नजर आएगा हमें कि हम 4 मिलियन से भी नीचे चले जाएंगे, हम प्रॉब्ली शायद 2 मिलियन पर आ जाएं, होता है 1.5 मिलियन पर आ जाएं, बट सऊदी अरबिया खुल रहा है, अभी पूरा खुला नहीं।
यूएई का तो सबको पता ही है, पहले सिर्फ दुबई होता था फ्री होल्ड में, 2019 से अबू धाबी स्टार्ट हो गया, 2022 से शारजा स्टार्ट हो गया, 2022 या 2023 आई थिंक इसी पीरियड में रासुल खैमा स्टार्ट हो गया, बल्कि आई थिंक रासुल खैमा थोड़ा पुराना है, तो वो स्टार्ट हो गया। उम्मुल क्वैन अभी पिछले 6 महीने में स्टार्ट हुआ है, उम्मुल क्वैन अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये सब बाकी सारी स्टेट्स अर्ली बर्ड हो गई हैं सारी की सारी। तो जो अगर आप सोचते हैं कि बस दुबई, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी सोच थोड़ी एक्सपेंड करनी होगी। दुबई के साथ अभी सारी आ गई हैं, अबू धाबी भी, शारजा भी, सब के सब कनेक्ट। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ईज़ ऑफ बिज़नेस के ऊपर, कि ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो इन तमाम कंट्रीज़ में कैसा है? क्योंकि दुबई का तो ऑलमोस्ट अक्सर लोग जानते हैं कि वहाँ पे बड़ा ईज़ी कर दिया उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना ना, आप जाके कंपनी रजिस्टर कराएँ, बहुत जल्दी, यानी कि 2 वीक के अंदर आपको सारा लाइसेंस वाइसेंस सब मिल जाता है, बैंक अकाउंट खुल जाता है आपका और यू कैन स्टार्ट वर्किंग राइट अवे। तो उस हवाले से आप ओमान से ज़रा कंपेयर कर लें दुबई को, क्योंकि दुबई का तो ऑलमोस्ट अक्सर लोगों को पता होता है। तो ओमान में कैसा है ईज़ ऑफ बिज़नेस और क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने बिज़नेस सेटअप करना है वहाँ जाके? जी, जी। देखिए ओमान में तकरीबन कोई 15,000 से 20,000 दरम, यूएई दरम की बात करें, या 4 साढ़े 4,000 5,000 डॉलर के अंडर आप एक कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, वीज़ा हो सकता है और कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओमान में, लेकिन ओमान में क्या, बल्कि हर जगह के ऊपर एक लिस्ट है उन बिज़नेसेस की जो आप 100% ओनरशिप के ऊपर रन कर सकते हैं, लिस्ट है। तो अब कोई भी अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं ये वाली मार्केट्स, तो उनको वो लिस्ट देखने की जरूरत है कि कौन सी चीज में 100% ओनरशिप मुझे मिल सकती है, कौन सी पे नहीं मिल सकती। और ये हर जगह का है, तो ये आपको थोड़ा डीप डाइव करना होगा इनके अंदर जाके, ताकि स्पेसिफिक कैटेगरी उठाई जाए। अच्छा, ओमान में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो सिर्फ ओमान ही कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज को भी आपको देखना होगा कि जब आप जा रहे हैं बिजनेस खोलने के लिए, तो वो कौन सी कैटेगरीज है, कौन सी नहीं है। ओमान में भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक है मेनलैंड कहलाता है, मेनलैंड यानी ओमान मेनलैंड, और दूसरा फ्री जोन्स कहलाते हैं। सेम गोज टू यूएई, यूएई में भी मेनलैंड कहलाता है और फ्री जोन्स कहलाते हैं। तो ये जो सेम स्ट्रक्चर यूएई का था, फ्री जोन्स वगैरह का, वही स्ट्रक्चर अब कॉपी पेस्ट हो रहा है बाकी जगहों के ऊपर भी। तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वो है कि कौन कौन सी बिजनेस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। एज पर द नॉलेज, आप 100% फॉरेन ओनरशिप पे सब जगह पे कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशंस हैं सबकी, और वो स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है। तो जैसे यूएई के अंदर जो है वो आप डिफेंस हो गया या एनर्जी हो गई, कुछ हो गई, तो उसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते, उसमें इमाराती का होना बहुत जरूरी है, नेशनल प्रॉब्लम सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड है वो चीज। तो इस तरह से वो आपको स्पेसिफिकली देखना होगा कि किस कैटेगरी के साथ कौन सी चीजें जो है वो अलाउ होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं टैक्सेस के ऊपर। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि अब फॉरेन ओनरशिप के हवाले से आपने बाकी बिज़नेस के लिए, तो वो जो कफ़ील वाला चक्कर था, अब वो कहीं पे भी एग्ज़िस्ट नहीं करता? यानी कि आप इन तमाम कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंटली आप अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं विद सर्टेन कंडीशंस, लेकिन वो कफ़ील वाला चक्कर वो नहीं है। देखें, दो चीजें हैं, एक तो ये कि सर्टेन बिजनेसेस हैं जो कि आप नहीं कर सकते, हाँ, है ना? जैसे 100 बिजनेस हैं जो सबके पास, सही। 100 में से सर्टेन बिजनेसेस हैं जो आप नहीं कर सकते, हाँ, वो सिर्फ, लेकिन जो अलाउड है। हुँ, ठीक है। लेकिन पहले तो ये था कि कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते थे, आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए था। तो उन्होंने राइट। वो लिया, वो छोटी, और उसमें उन्होंने आपको कहा है कि आप आके 100% ओनरशिप पे कंपनी बना सकते हैं। फर्स्ट टेक्नोलॉजी की कंपनी बनानी है आपने, हुँ, आप 100% ओनरशिप पे कंपनी बना लीजिए, ठीक है। ये तो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें एक और एंगल ये भी है कि कुछ जगहों के ऊपर, क्योंकि उनकी अपनी भी वर्कफोर्स है अवेलेबल, तो वो उनकी कंडीशंस लगी हुई हैं उसके साथ कि भाई अगर आपकी ये कंपनी होगी और इस कंपनी में इतने एम्प्लॉइज होंगे, तो उसमें इतने परसेंट लोकल एम्प्लॉइज होंगे, किसी की है, किसी की नहीं है। हुँ, अच्छा, ये लॉज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं, और चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बेहतर ये है कि जब भी आप जा रहे हो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, आप उस वक्त चेक करें इस चीज को कि यार ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है या नहीं। क्योंकि पहले जैसे ओमान अब ने खोला है, ये 2020 के अंदर उन्होंने कफील की रिक्वायरमेंट खत्म की थी, तो जब वो खोला था उन्होंने, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी 100% ओनरशिप पे कंपनी बनाइए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लोकल को हायर करने की। उसके बाद लोकल को हायर करने की रिक्वायरमेंट उन्होंने कंपलसरी कर दी। अगर आप कंपनी अच्छा। ओमान में, आपको लोकल्स हायर करने होंगे। हुँ,
ये लॉस थोड़े से, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि चीजें पिंग पोंग होंगी। वही हाल है जो ट्रम्प कर रहा है कि वो टैरिफ लगा दो फिर कहते अच्छा अभी 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दो। ओ नहीं नहीं नहीं, अच्छा 10% लगा दो, अच्छा नहीं नहीं चलो 20% कर दो उसको। अभी वो पिंग पोंग चल रहा है ना, टैरिफ वॉर चल रही है पीछे ये। इसी तरह से अभी इनका भी यही चलेगा थोड़ा सा। तो एक्सपेक्ट कीजिए जब आप एंटर हो रहे हो, एक्सपेक्ट कीजिए कि चेंजेस आ सकते हैं, तो आप मेंटली तौर पे पहले से प्रिपेयर हो। मैं दुबई की बात नहीं कर रहा, दुबई काफी मैच्योर हो चुका है इन चीजों के अंदर, काफी क्लियर है, वो काफी मैच्योर है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट भी दुबई कर पा रहा है, क्योंकि दुबई ने अपनी क्रेडिबिलिटी पिछले 20 सालों में बना ली। ठीक है, लेकिन ये बाकी सारी स्टेट्स क्योंकि नई नई स्टार्ट हुई हैं, तो ये थोड़ा टू एंड फ्रो करेंगी। तो जरा माइंडफुल होकर एंटर हुई है यहाँ पे कि मैं, अगर सिचुएशन चेंज होती है तो मैं इसको पहले से मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसको ऐसे एड्रेस करूंगा। क्लियर कट नहीं है। मैं हैरान हूंगा 2 साल में आगे वाले लॉ नॉट चेंज नहीं होते। मैं हैरान हूंगा कि शारजा भी बहुत सारी चीजें ऐसी इंप्लीमेंट नहीं कर देता जो दुबई कर रहा है। मैं हैरान नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इन सबकी जो मिनिमम रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है ना, यूएई की मैं बात करूं, कि इन्होंने कम नहीं की, मैं हैरान नहीं होगा। ये करेंगे कम, क्योंकि विद इन द रीजन शदीद कंपटीशन खड़ा हो रहा है। और लोग कौन है भाई? एक ही यासीन है ना, या एक ही मोहसिन है, एक ही है ना। मैं तो एक ही जगह जाके रह सकता हूँ तो अब इतने सारे मेरे पास आ गए हैं मांगने के लिए, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं किसके पास जाऊं? तो वो एक सिलसिला है। क्या मैंने आंसर दे दिया आपकी सवाल का? जी ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने एक चार्ट बना दिया था, क्योंकि वो टैक्स का मतलब नंबर्स हैं। मैंने कहा यार एक ही चार्ट में डाल दो, सबको दिखा दो कि भाई ये है जनाब इस वक्त का चार्ट। अब इसमें कोई एरर हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी रिसर्च है, उसमें कुछ एरर हो सकता है। अगर कोई निकालता है एरर तो प्लीज आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, अदरवाइज आप। अच्छा, कैपिटल गेन्स टैक्स है सऊदी में? मुझे हैरत हुई है देख के। जी जी, दरअसल ये अभी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉज है ना, ये अभी बन रहे हैं इनके, ये अभी चेंज होंगे। अभी बहुत सारे लोग जो हमारे टेलीकॉम के 15-20 साल से रह रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, और वो जेब में पैसे रख के बैठे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया अपनी। वो कह रहे हैं कि अभी क्लैरिटी ऑफ लॉ नहीं है कि मैं अगर यहाँ नहीं रहता, मैं चला जाता हूँ, अकामा मेरा लगा हुआ है किसका, तो वो अभी आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़े चेंज से सऊदी अरेबिया गुजर रहा है। आप कहते हैं ना डीएलडी रेरा है ना दुबई में, कितने आराम से आप कह देते हैं भाई 20 साल में यहां पहुंचा है रेरा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है दुबई की, वो आज पहुंची है 20 साल के अंदर। वो तो अभी स्टार्ट हुए हैं, फिर कोविड आ गया था, फिर डिजिटल। मैं बहुत सारे डेवलपर्स के साथ भी कनेक्टेड हूं सऊदी अरेबिया के अंदर, उनकी वेबसाइट्स अरबी में है सिर्फ, उन्होंने कभी इंटरनेशनल मार्केट को केटर ही नहीं किया। तो वेबसाइट जरूरत नहीं पड़ी ना शुरू में, हाँ जरूरत भी नहीं थी, वो अरबी में है। फिर कस्टमर सर्विस, जमीन आसमान का फर्क है दुबई के लोगों का और वहां की कस्टमर सर्विस के अंदर। तो अभी समझे वो तैयारी पकड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, टीथिंग इश्यूज चल रहे हैं उन लोगों के, बट इवेंचुअली इट्स अ ग्रेट मार्केट टू वॉच, कि जब वो मार्केट खुल जाए, लॉस क्लियर हो जाए, तो बिल्कुल एंटर होइए ताकि ऊपर जाएं आप। लेकिन अभी इस वक्त अगर कहा जाए कि यार मौसम मुझे बताएं, मेरे पास ये पैसे रखें, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो मैं आपको अभी सऊदी नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको अभी यूएई का बता दूंगा, मैं आपको रास खैमा बता दूंगा, मैं शारजा बता दूंगा, अबू धाबी बता दूंगा, मैं आपको ओमान बता दूंगा, इस बता दूंगा, क्योंकि ये लोग ना कर चुके हैं। इवन ओमान में भी मैं एक चीज और ऐड करूंगा, ओमान में ये जो लॉ चेंजेस हुए हैं ना, कि ये एक्सपेक्ट आए और इन्वेस्टमेंट करें, ये नए नहीं है, ये 20 साल पहले आ गए थे। लेकिन उनकी जो लिमिट थी, मिनिमम लिमिट जो थी, वो तकरीबन 2.5 लाख ओमानी रियाल थी, 2.5 मिलियन दरहम्स थी मिनिमम, वहां से स्टार्ट होते थे। आपने इंटरनेट पे जाके देख रहे हैं ना, वो आपने मुझे मैसेजेस भी किए हैं यार, वो इंटरनेट पे देखे नहीं मिल रहा। वो मिनिमम 2.5 लाख की तो थी ना, इससे पहले 2020 से पहले तक। तो ये खुले हुए तो बहुत पहले से हैं, लेकिन इस सेक्टर पे फोकस इनका भी नए सुल्तान के आने के बाद स्टार्ट हुआ है। और जब वो स्टार्ट हुआ है तो वो फिर नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, नई नई आईटीसीज भी बन रही हैं, ये लॉज भी चेंज हो रहे हैं, तो ये हो रहा है। तो ओमान फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा, ओमान फर्स्ट टाइम आपको नहीं कर रहा है। आप जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो अकेला हूं, मैं आ गया भाई, बाकी लोग तो आए नहीं है, ऐसा कोई सीन। 20 साल से लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड डिफरेंट, इस दफा डिफरेंट है। दुबई कर चुका है, वो जो आप देख रहे हैं, अबू धाबी कर रहा है,
शारजा कर रहा है, वो कर रहा है। बाकी स्टेट्स के लिए दुबई मॉडल को कॉपी पेस्ट करना कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ही तो कंट्री है वो पूरा का पूरा। तो हाँ। वहां पे वो वाली चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो ये अच्छा, रेंटल टैक्स पे थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें, ये क्या चीज़ है? यानी कि आप रेंटल इनकम पे टैक्स दे रहे हैं? ये यूएई में नहीं है, सॉरी मैं लिखा नहीं है इसमें, यूएई में टैक्स नहीं है और कुवैत में भी नहीं है, लेकिन ये कि ये मस्कत में है 3%। मस्कत में 3%, दुकुम में 3% है, यूएई में 0% है, कतर में 10% है। तो ये एनुअल टैक्स रेट है? यानी कि जो भी आपकी रेंटल यील्ड बनेगी साल की? ये नहीं, ये है म्यूनिसिपालिटी का, ये आपके नेट पे नहीं है, ये ग्रॉस पे है। अच्छा। यानी आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे ना, वो हुँ, रजिस्टर होगा उसके साथ, क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के साथ, हुँ। तो आपको 3% पे करना पड़ेगा उसका। तो तो रेंटल अच्छा, टैक्स है वहाँ। तो ये साल का है 3%? ये हाँ, फर्स्ट आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है ना, हाँ। साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, और फर्स्ट वो 10,000 दरम का हुआ हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 दरम में इसका जो 3% है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। अच्छा, तो यानी कि आपको ये एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने वो 3% एडवांस में पे कर देना है गवर्नमेंट को? ऐसे ही है, हुँ, ऐसे ही है। इसीलिए तो मैं, आपने देखा होगा मैं आजकल काफी वो भी डाल रहा हूँ कि जब आप इन जगहों को देख रहे हैं ना, हुँ, और तो आपको ना वहाँ के लोगों का पता होना चाहिए कि किसके साथ आप जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हुँ, सारी की सारी चीजें पता होनी जरूरी हैं। और वही हम काम यहाँ ये कर रहे हैं कि मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी सरप्राइज ना हो। इवन मैंने, हाँ, मेरे पास तो अब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी पड़े हुए हैं, मैं तो लोगों को रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी भेज रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी तो तुम अब ले रहे हो, तुम्हें मिलेगी 3 साल बाद, हुँ, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, अभी पढ़ो उसको, क्योंकि 3 साल बाद जब रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आएगा तुम कहोगे मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, ये हाँ, क्या है, ये क्या है, और आना तो है हाँ। रेंटल। अच्छा, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़िंग है कि रेंटल टैक्स जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ओमान में, और आप कह रहे हैं सऊदी, कतर में भी है और बहरीन में भी है। हाँ, सिवाय यूएई को छोड़ के, यूएई और कुवैत को छोड़ के तकरीबन हर जगह है, और 20% तो बहुत ज़्यादा है सऊदी के अंदर रेंटल टैक्स। जी 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 जी, देखिए आप वही वाली हुँ, बात है ना, आप जब कंपैरिजन करते हैं और नंबर्स के साथ जब इन कंट्रीज को डालेंगे, तो हुँ, नंबर्स क्या बताएंगे, नंबर्स ये बताएंगे कि यूएई को देखो, ठीक है, हाँ, और यूएई समझ नहीं आ रहा तो फिर ओमान को देखो इस वक्त, बस हुँ, ये नंबर बता रहे हैं ना आपको, देखें। हाँ। सऊदीज़ तो इसका मतलब इतने ज़्यादा मतलब फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव इतना ओपन लग नहीं रहे। वो ऑन पेपर ठीक है, उन्होंने ओपन कर दिया, लेकिन जो नंबर्स उन्होंने रखे हैं वो काफ़ी अनअट्रैक्टिव हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। एक तो 4 मिलियन भी तो चाहिए ना आपको हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल। पहले वो भी प्लस पे ये 20% कैपिटल गेन्स भी ले रहे हैं। 20% भी आपको रेंट के ऊपर हाँ, देना है। बिल्कुल। तो अच्छा, लेकिन मैं इनसे दरअसल, ये तो आज है ना यार यासिन, हुँ, मैं इनको गिरता हुआ देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। हुँ, इनको कंपेटिटिव होना है ना, ये चार्ट तो आई एम श्योर ये उन सबके वहां लगे हुए होंगे ना, जो हाँ, इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, वो सब ये देख रहे होंगे कौन कहाँ खड़ा है, ये कौन कहाँ खड़ा है, इन्होंने क्या किया है, तो ये तो मैं कम होता हुआ देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। तो बिल्कुल, क्योंकि जब ये यूएई के साथ खड़ा होगा तो यूएई के साथ तो एग्जैक्टली खड़ा होना चाहिए ना इसको, तभी तो मैं आऊंगा उस मार्केट के अंदर। हुँ, दुबई मुझे क्या क्या एडवांटेज देता है, मुझे क्रेडिबिलिटी देता है 20 साल की। सऊदी अरेबिया अगर उसके बराबर नहीं आया तो मैं सऊदी अरेबिया हुँ, को देखूंगा कैसे, एज ए इन्वेस्टर बात कर रहा हूं मैं। वो अलग बात है कि देखें, हाँ, अगर अगर मक्का में प्रॉपर्टी चाहिए और आखिरी वक्त मक्का में गुजरे, तो वो तो इमोशनल डिसीजन है ना आपका, हुँ, कितने की भी प्रॉपर्टी हो, आप दुबई से थोड़ी कंपेयर करेंगे उस प्रॉपर्टी को। हाँ, वो एक अलग पॉइंट है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट का चार्ट देख रहे हैं और आपके आगे ये यूएई, सऊदी अरेबिया, मियामी, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब लगा हुआ है, आप उधर जाएंगे ना जहां आपको नंबर कम नजर आ रहे होंगे, ऑफ़ कोर्स। हुँ। बस बस। आप अगर हाँ, 2 चीज़ है ना, या तो आपने रहना है, वो अलग बात है वहाँ जाके, या आपने सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट करके आपने रेंटल रील जनरेट करनी है, तो वो फिर एक डिफरेंट इक्वेशन है। उसमें आपने प्योर नंबर्स देखने हैं कि भई कहाँ मेरा यील्ड जो है ज़्यादा बन रहा है, और जहाँ मेरा ओवरहेड भी कम हो, मेरे एक्सपेंसेस भी कम हो, तो उस हवाले से ऑफ़ कोर्स फिर आपने वो नहीं देखना कि मैंने रहना भी है यहाँ पे फिर। बिल्कुल ऐसे ही हुँ, हुँ। है। अब देखिए यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स जो है मस्कत के अंदर वो 15% है, ठीक है, हुँ, यूएई के अंदर 9% है।
लेकिन यूएई का थ्रेशोल्ड थोड़ा डिफरेंट है, आई थिंक कितना है, 1 लाख का है ना, हाँ उनका कम है थोड़ा थ्रेशोल्ड। ये अगर आप अपना बिजनेस कंपनी रजिस्टर करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ कंपनी से करते हैं, जो आपकी नेट प्रॉफिट है उस पे अगर $1 लाख आपने बनाया है तो फिर आपको टैक्स पे करना होगा उससे ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है। $1 लाख से ऊपर जो अमाउंट बनेगा। अच्छा, फ्यूचर में इनकम टैक्स आ रहा है, अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो ओमानी की है, देखें कब इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन बाकी उनकी अभी अनाउंसमेंट नहीं आ रही, लेकिन आ रहा है। और टैक्स तो जीसीसी में आएगा क्योंकि ऑयल जा रहा है, तो वो डाइवर्सिफाई कितना भी कर लें उनको थोड़े से पैसे तो लेने पड़ेंगे, ऑल्दो कि वो इतने हाँ। ज्यादा नहीं होंगे जितने वेस्टर्न कंट्रीज लेते हैं, लेकिन एडअप होगा, क्योंकि वैसे भी लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज का प्रेशर भी इन पे बहुत है कि भाई हमारे मुल्कों से लोग निकल निकल के तुम्हारे मुल्कों में जा रहे हैं, तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा है, तो तुमने कोई ना कोई मिनिमम टैक्स लगाना है, मिनिमम हाँ। टैक्स। तो वो 15% टॉप अप टैक्स की बात कर रहे हैं, जो एमएनसीज जैसे यूनिलीवर हो गई, लोरियल, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनको कहा है कि हम तुम पे लगाएंगे, तो तुम कहीं पे भी जाओगे तुम्हें टैक्स तो पे करना है, तुम टैक्स से बच नहीं सकते, हाँ। लेकिन उनके लिए लगा रहे हैं, तो ये नीचे वालों के लिए भी टैक्स आएगा। तो लोग अगर सिर्फ ये सोच के यहाँ एंटर हो रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल टैक्स नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अक्सर लोग ये इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि यार मैं यहाँ रह रहा हूँ कनाडा में या यूके में या यूरोप में कहीं पे भी या यूएस में, और यूएस को तो खैर डिफरेंट हिसाब किताब है। और मैं लेट्स से अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ दुबई में या ओमान में, और उससे जो मुझे कैपिटल गेन्स मिलता है या मुझे रेंटल इनकम मिलती है, तो क्योंकि वो टैक्स फ्री है तो मुझे को टैक्स नहीं देना। लेकिन ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि जहाँ आप टैक्स रेज़िडेंट होते हैं, आपके टैक्स लॉज़ वहाँ अप्लाई होते हैं। तो भले ही आपका कैपिटल गेन बन रहा है दुबई में, लेकिन आपको टैक्स यहाँ देना पड़ेगा एज़ पर लॉ। वो आप छुपा लें वो अलग बात है, लेकिन एज़ पर लॉ आपने देना होता है। और यूएस में तो खैर, हाँ, यूएस में तो खैर अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आप नेशनल हैं यूएस, तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ, आपने यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देना है। उससे तो आप बच ही नहीं सकते। उससे नहीं बच सकते, बिल्कुल। ये इस वक्त एक इंटरनेशनल टैक्स जो कंसल्टेंट है वो आप इस वक्त, हुँ। अगर आपके पास कोई नहीं है बंदा, तो आपको ढूंढना चाहिए ऐसा बंदा जो इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ को समझता हो और वो हाँ, आपको गाइड कर सके, हाँ, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये, बिल्कुल बिल्कुल। आसान नहीं, दो दो तीन तीन कंट्रीज के टैक्सेस को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, और हुँ, ज्यादातर लोग अब ग्लोबल हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज कहीं पर हैं, रहते कहीं पर हैं, हुँ, इन्वेस्टमेंट कहीं की भी है, यू नो, थोड़ा सा ग्लोबल हो गए, तो बेहतर है कि आपके पास कोई ऐसा कंसल्टेंट होना चाहिए। अच्छा, रियल एस्टेट मार्केट डायनामिक्स देख लेते हैं। कुछ मार्केट्स ऑब्वियस हैं, और मैं ख्याल से थोड़ा सा हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओमान बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है और बहुत चीप है, वो $67,000 से आप अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ऑफिस मिल जाएगा एक वहाँ पे। यूएई का प्राइस पॉइंट सभी को पता है कि तकरीबन कोई 5-6 लाख दरम से जो है उनका स्टूडियो स्टार्ट होता है, और ऊपर की तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, हुँ। कहाँ तक पहुंचा देते हैं वो। सऊदी अरेबिया जो है वो, लेकिन रेज़िडेंसी के लिए तो 7.5 लाख की मिनिमम है ना थ्रेशोल्ड? जी बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो बस अभी प्राइस पॉइंट का ज़िक्र कर रहा था कि हुँ, कि वो मार्केट डायनामिक्स कैसे हैं उनके। कतर का जो है वो अभी फीफा वगैरह खत्म हुआ है, और प्रॉपर्टीज़ इन्होंने काफ़ी बनाई हुई हैं, लेकिन ये कि अभी वो ज़रा उनका सिलसिला चल रहा है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। हुँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है कतर वॉच करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन बिकॉज़ सऊदी अरेबिया शदीद कॉम्पिटिशन है, फिर यूएई कॉम्पिटिशन है, फिर ओमान एक और नया फ्लेवर के साथ कॉम्पिटिशन आ गया है। नया फ्लेवर है बिल्कुल ओमान का तो। तो अब ये तीनों कॉम्पिटिशन के आगे कतर लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेगा? मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ आने वाले वक़्त में। हुँ, बहरीन के साथ वही वाला सिलसिला है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ तो कम है, और खासकर उन लोगों ने इन्वेस्ट ज़रूर किया है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, रहते हैं। हुँ, रेंटल बचाने के लिए, कि भाई क्यों हम उस पे दें। लेकिन वहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो अ, अभी नहीं है। और देखें बहरीन किस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आता है कि वो उस चीज़ को चेंज कर पाए, क्योंकि बहरीन वैसे तो बड़ा मॉडर्न, ओपन इस तरह का तो हमेशा से रहा है, शुरू से ही रहा है, कोई नया नहीं है। बट ये कि वो लैग क्यों कर रहा है और आगे क्यों नहीं जा पा रहा, और आने वाले वक्त में वो क्या चीज़ें लेकर आता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है देखने के लिए। कुवैत प्रॉब्ली मेरे ख्याल से थोड़ा इन सबसे ज़्यादा पीछे होगा। कुवैत में देखें क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या होता है। बट अभी कुवैत ओपन मार्केट नहीं है इन्वेस्टमेंट के हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, अब अच्छा, इसमें एक थोड़ा-सा आप अपनी ओपिनियन दे दीजिए कि बहुत से लोग पाकिस्तान से हमारी वीडियो देखते हैं और वो कॉन्टैक्ट करते हैं रेज़िडेंसी के हवाले से। तो फ़िलहाल तो अभी जैसे पाकिस्तान की पासपोर्ट पे वीज़ा बैन हुआ है ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में। तो उनके पास अब क्या तरीका है? क्या कोई कैसा रास्ता है कि वो इन इन रेज़िडेंसी राउट्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें? हाँ, अच्छा, एक तो मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि ये जो आपके पासपोर्ट्स पे बैन लगा है, वो ओमान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो वो जो ओवरस्टे लोगों ने किया है ना वहाँ पे, उसकी वजह से लगा है। और वहाँ पे यूएई के अंदर भी एक मेजर प्रॉब्लम ओवरस्टे था, फिर उसमें फिर ऑब्वियसली कुछ और मसले मसाइल उनको नज़र आए, तो वो एक पूरा क्या कहते हैं ना, पैंडोरा बॉक्स बन गया था। हुँ, ओमान में भी ये वाला केस है कि उन्होंने ओवरस्टे देखने शुरू किए, तो पता चला बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, तो एमनेस्टी वगैरह का डिस्कशन हो रहा है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर ये वीज़े खुल जाएँगे। ये इस वक़्त वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वीज़े बैन हुए हैं ना, ये वीज़े किसी ऐसी चीज़ की वजह से बैन नहीं हुए, जैसे कुछ खतरनाक कुछ मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं, जो कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उन लोगों के, उन मुल्कों के। बट ये पाकिस्तान वाला जो सिलसिला है ना, ये ओवरस्टे का है, जो बड़ा मसला है इन लोगों का। हुँ, तो अब ये वीज़े 5-6 महीने के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये खुल जाएँगे, बट ये कि उन्होंने ये मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को कि भई अपने मसाइल आप ज़रा ठीक कीजिए, और अब हम हर आदमी को नहीं आने देंगे हुँ। अपने मुल्क के अंदर। हर यानी कि टेम्परेरी स्टे है ये बेसिकली, स्टे ऑर्डर है। टेम्परेरी वो है, और दूसरा, और क्योंकि आपको पता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं, और कितना लोगों का ट्रैवल है, और कितने लोग रहते हैं वहाँ पे। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेट पॉपुलेशन यूएई के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों की है। सो कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है ये, मैसिव हुँ, नंबर है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, कोई एक छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। बट ये कि वो उनको मसला सॉल्व करना था, तो समहाउ उन्होंने भी इसको इस तरह से टैकल किया है। तो ये आने वाले वक़्त में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वीज़ा प्रोबेबली वैसे ही लगेगा जैसे अमेरिका का वीज़ा आपका नहीं लगता, हाँ, या यूके का वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। हुँ। ये प्रोबेबली उस कैटेगरी में आ जाएँगे सारे, कि भाई लगा तुम्हारा स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। हुँ, वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, और क्या कहते हैं, हाँ, रूट्स रूट्स टाइज़ बताओ कि तुम जाके हाँ, वापस आओगे। हाँ, आपके फैमिली टाइज़ क्या हैं? हाँ, फैमिली टाइज़ बताओ अपनी, ये सारी चीज़ें बताओ, तो प्रोबब्ली ये उस कैटेगरी में हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ऐसा हो नहीं सकता, और लेकिन वो यही बात है ना कि अगर वो ओवरस्टे करते भी हैं, तो वो कुछ कर तो सकते नहीं। वहाँ पे आप काम तो कर नहीं सकते, आपकी एमिरेट्स आईडी वगैरह सब उसी से लिंक होती है। तो वो आप फिर बहुत ही लो पेड किस्म के काम में फँसे रहेंगे। वो कोई फ्यूचर तो है नहीं इसमें। हाँ, यार बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई थी ना पीछे, ये हुँ, प्रॉब्लम उससे उससे क्रिएट हुई है। क्योंकि जब हमारे अनस्किल्ड लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली मिली कि भाई यहाँ पे जो मजदूरी कर रहे हैं उससे पूरे पैसे नहीं बन पाते, क्योंकि हुँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ से तो निकलो, हाँ, यहाँ से तो निकलो। तो उनको जो सबसे आसान वीजे नजर आए, उन वीजों को पकड़ पकड़ के वो चले गए। जब वो हुँ, वहां चले गए, तो इवन अगर वो वहां पे दरहम्स में कमा रहे हैं ना, तो जितना भी कमा रहे हैं पाकिस्तान से तो ज्यादा ही हाँ, बनता है ना उनको, क्योंकि आपका हालत खराब है। तो ये उससे मसला स्टार्ट हुआ था, हुँ, क्योंकि ये एकदम से थोड़ी खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ जैसे कितना 1.6 मिलियन पाकिस्तानी निकला है। मैं वो कोई स्टैट्स देख रहा था उनके, हुँ, 1.6 मिलियन पाकिस्तानी कम होता है। अब वो जब वहां पहुंचे, तो बात दरअसल ये कि इन कंट्रीज के अंदर भी तो हर तरह के लोग हैं ना, वो फिर इनको हाँ, वो करते हैं, क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। वो कहते हैं अच्छा, हुँ, तुम्हारे पास तो वीजा नहीं है, तो तुमको मैं 100 दरम नहीं दूंगा काम के, मैं तुम्हें 20 दरम दूंगा या हाँ, 30 दरम दूंगा। अब वो 30 दरम में उनको वो मिल गया, उन्होंने कहा चल भाई ठीक हो, ऐसा हो गया। तो इस तरह से बहुत हुआ है वहां पे। और उन्होंने जब इनको पकड़ना शुरू किया, तो पता चला कि मतलब उनकी, आप सोचिए, इमारातियों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मसला था। तभी तो हुँ, इतना बड़ा इशू क्रिएट होके फिर कहा कि नहीं, हम अभी वीजे नहीं देंगे। हाँ, तो ये हुआ। सही है। तो एनीवे, तो बात ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो पैसे उनको चाहिए आपसे। हाँ, आप पहले कुछ दे रहे हो, फिर उनसे कुछ ले रहे हो। राइट। लेकिन ये तो ना कि जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान से, अब वो पहले जाके देखेगा ना, वो देखेगा, थोड़ा-सा विज़िट करेगा, टूर करेगा, तो फिर जाके वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेगा। ऐसे तो ब्लाइंडली तो नहीं करेगा। तो उस अब उसके लिए उसको वेट करना पड़ेगा। कर रहे हैं यार यासीन, अच्छा। यही तो सीन है। लोग कर रहे हुँ। हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। इंटरनेट है, फिर वो हाँ, ये भी है ना कि अगर जैसे अगर बैन कंटिन्यू होत रहता है ये मज़ीद लेट्स से 6-12 मंथ्स तो और किसी को फ़ौरन निकलना है, तो फिर उसके पास तो ऑफ़ कोर्स चॉइस नहीं है, उसने तो करना ही करना है। हाँ। के पास नहीं है। और मैं बहुत से लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं, वो मुझसे कहते भी हैं कि यार मैं तो जाए बगैर नहीं लूंगा।
और मैं उनसे कहता हूँ कि यार बात दरअसल ये है कि मैं आई टोटली अंडरस्टैंड कि वे यू कम फ्रॉम, पाकिस्तान से आप आ रहे हैं, पाकिस्तान में आपकी आंखों के सामने धोखे हुए हैं आपके साथ, और ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं जो आप सोच नहीं सकते थे, मैं टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट ये जो जगह है ना, ये ऐसी नहीं है। अगर आपको अच्छी ड्यू डिलिजेंस आती है करनी, यानी आपको पता है कि सोर्सेज तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो करना है, और उसमें मैं अवेलेबल हूँ गाइड करने के लिए, सोर्स तक पहुंचाने के लिए। आप कहते हैं ना इससे पता करना है, यार ये ईमेल ले लें, मैं तो यही करता हूँ, आपको भी दिए मैंने, ये लो लो, आरोपी का नंबर ले लो, ये ईमेल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। यार अगर आप इनसे बातें कर रहे हैं ना, तो ये ओमान बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं है। मतलब आप नहीं सोच सकते कि वहां इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि कोई 2 नंबर काम हो रहे हो या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कोई सीन नहीं है वहां पे। मुझे 12 साल में नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो सही है। एक तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि थोड़ा सा आपको दिमाग खोलना होगा अगर आप ओमान को देख रहे हैं, अदरवाइज तो आप कुछ ले नहीं सकते वहां, क्योंकि आप कहेंगे इट्स टू गुड टू बी ट्रू, और ये प्रॉब्लम उस जगह का नहीं है टू गुड टू बी ट्रू, भाई दुनिया तो ऐसी ही है। यूके में भी आप आते हैं, जैसे मैं पुरानी बात मुझे याद आ रही है, जब मैंने गाड़ी पहली दफा इंश्योर कराई थी ना 2000 के अंदर, आई थिंक नहीं 2000 नहीं, 2000 के एंड में की थी शायद, एक साल तो हम उस पे चलाते रहे थे रेंटल पे, फिर जब खुद गाड़ी ली थी तो मैंने इंश्योरेंस के लिए फोन किया, उन्होंने कहा ये इंश्योरेंस, नाम बताइए, ये बताइए, ये बताइए, बताइए, हाँ ये बताइए, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है भाई। 2 दिन के बाद वो इंश्योरेंस घर पर आ गई। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा है, मैंने तो उसने तो मुझसे पूछा था, मैंने सब बता दिया, हाँ 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 हाँ, और घर पर आ गई। यकीन ही नहीं आया, घर पर आ गई। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने हाँ तो इंश्योरेंस ऐसी होती है। वो कहें यार अगर आदमी गलत बात बता दे, कहते ये तो तुम्हारा मसला है ना, ये उनका मसला थोड़ी है। वो कवर ही नहीं करेंगे क्लेम बाद में। वो कवर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट का ये आलम है लोगों में कि मुंह से कुछ बोला तो आप गलत क्यों बोलेंगे। तो ये चीज ओमान की भी है कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत शक 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 करना होगा चीज पे, आप जाओगे इसको शक से देखो, उसकी शक की नजर देखो, लेकिन फिर आप खरीद ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं यार ये जरूर कोई मसला है इसमें, इतना अच्छा हो नहीं सकता ये। अच्छा खैर, तो ये वाली बात है कि जो लोग भी ओमान को देख रहे हैं उसको, उनको या यूएई को देख रहे हैं, तो उनको पता है कि डीएलडी को, रेरा को कैसे अप्रोच करना है, और सोर्सेस कौन कौन सी जिनको अप्रोच करना चाहिए। तो अगर आप वो करते हैं और अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपका तो ये नॉर्मल होना चाहिए ना, ड्यू डिलिजेंस। बिल्कुल। ड्यू डिलिजेंस बगैर कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो कर रहे हैं लोग इन्वेस्ट, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कर रहे हैं, अमेरिका से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। अच्छा, रेंटल यील्ड्स ऑब्वियसली ओमान की अभी 4-5% के करीब है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 सालों के अंदर ये 6%, 7% तक जाएंगी। यूएई ऑब्वियसली काफी मेच्योर हो चुका है, मिनिमम भी आपको कोई 5% मिलेगी बुरी से बुरी, और एयरबीएन की वजह से, एयरबीएनबी की वजह से 12% तक की भी जाती है, डिपेंडिंग के कहाँ आपने लिया हुआ है। सऊदी अरेबिया तो ऑब्वियसली अभी नया है, तो उस पर तो हम बात नहीं करते अभी, क्योंकि वो खुल रहा है, तो रेंटल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कतर का भी तकरीबन 5% का ही है, बट आगे देखते हैं कि इनका फ्यूचर कैसे शेप अप करता है, उसके बाद कैसे अट्रैक्ट करेगा। बहरीन का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि रेंटल यील्ड, वैसे एवरेज रेंटल यील्ड से ग्रोथ अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी लेके खुद ही रह रहे हैं उसके अंदर, ताकि रेंट को बचाएं वो। कुवैत का भी यही सिलसिला है कि वहां पे भी जो लोग हैं वो खुद ही रह रहे हैं। आगे चलते हैं। कैपिटल ग्रोथ ऑब्वियसली यूएई की फिनोमिनल है, 19.5% की ग्रोथ है लास्ट ईयर की सिर्फ। दुबई की हम बात करें, बाकी जगहों की भी अपने अपने परसेंटेजेस में, लेकिन है सारी यानी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हर जगह पे नजर आ रही है। ओमान अब तो स्टार्ट हुआ है, और जो एक रिसर्च कंपनी है वो 9.19 की कैटेगरी ग्रोथ बता रही है आने वाले 5 सालों के अंदर, 9.19 की। बाकी जगहों को हम कतर, बहरीन और कुवैत को तो अभी साइड पे कर देते हैं, सऊदी अरेबिया को भी साइड पे कर देते हैं, यूएई और ओमान जो इस वक्त मेन है। तो ओमान की चढ़नी शुरू हुई है, यूएई ऑलरेडी चढ़ चुका है। दैट्स इट आई थिंक। सही है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसको अपने अल्फाजों में कंक्लूड करूं, तो अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट सेंस से देख रहे हैं इसको, तो मेरे ख्याल में दुबई इज़ एन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आपने सिर्फ रिटर्न देखने, खाली आपने वहाँ रहना नहीं है, तो आप दुबई को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुबई स्टिल वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि वहाँ पे एक तो रेंटल यील्ड काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, फिर वो काफ़ी मेच्योर मार्केट है, वहाँ पे कंटिन्यूस इन्फ्लक्स रहता है लोगों का। लेकिन अगर आपने खुद रहना है, आपको रेजिडेंसी चाहिए, आपको एज अ सेकंड होम बनाना है वहाँ पे, या हॉलिडे होम बनाना है, तो फिर ओमान में ख्याल में बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि एक तो वो प्राइस में कंपेरेटिवली कम है दुबई से, और
और ऑफ कोर्स उस हिसाब से रेंटल यील्ड्स तो नहीं जनरेट हो रही, लेकिन आपको वो रेजिडेंसी दे रहा है काफ़ी लो कॉस्ट के अंदर कंपेयर टू दुबई या यूएई। तो ये मेरी कंक्लूजन है इस पूरी पॉडकास्ट की। आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, वो ये कि दुबई जबरदस्त मार्केट है, लेकिन उसके लिए आपको सुपर एक्टिव होना और आपका जबरदस्त होना एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर बहुत जरूरी है। अगर आप सीजन इन्वेस्टर नहीं है, आप होल्ड करना नहीं जानते, आपको नहीं पता कि इस साइकिल्स आगे पीछे कैसे ऊपर जाएंगे, तो दुबई में अगर आप जाएंगे तो दुबई आपको परेशान कर सकता है। तो दुबई में फिर वो लोग फोकस करें, या फिर अगर वो आप नहीं है तो फिर वो आप हमारे साथ, हमारे जैसे लोग जो हैं वो इसी चीज को, मैं गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूं कि दुबई की जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है उसको कैसे आसान बनाया जाए एक ऐसे आदमी के लिए जो के पास पैसा तो है और पैसा ज्यादा बनाना चाहता है, लेकिन वो उस चीज को अभी समझता नहीं है, उसको खरीदना नहीं आता दुबई के अंदर। ये पॉइंट, अब जिनको दुबई समझ नहीं आता तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो फिर शारजा है। दुबई 100 पे गया, शारजा 40 पे चला जाएगा, 40 से नीचे नहीं जाएगा। ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, ग्रोथ और कैपिटल गेन्स और ये सारी सारी चीजें साथ में। फिर आप रासो खैमा भी खड़ा हो, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं, बहुत पैसे अभी आपके पास हैं भी, तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो तो दुबई से के बराबर आ गई हैं रासो खैमा, बिकॉज वहां पे कसिनो आ रहा है आने वाले वक्त के अंदर। अबू धाबी बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है, लेकिन एक्सपेंसिव मार्केट है। ओमान प्रॉब्ली इन सबसे नीचे आता है, लेकिन ओमान का जो चार्म है वो ये कि वो एक वर्जिन मार्केट है, वर्जिन है, चीप है और स्लो मार्केट है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन स्लो नहीं है, नहीं यार मुझे तो जल्दी करना है, जल्दी होना चाहिए, तो फिर आप ओमान नहीं जाइए, ओमान आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप को दुबई समझ नहीं आ रहा तो शारजा आइए, शारजा में बोलिए, शारजा में कीजिए वो सब चीजें। तो आई थिंक यू हैव गॉट नाउ 3-4 ऑप्शंस विद इन 2 कंट्रीज, ओमान एंड यू। मैं फिर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दूं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, और डिपेंड ही करता है कि आप कितने सीजनड इन्वेस्टर्स हैं। दुबई में नॉन सीजन इन्वेस्टर प्ले नहीं कर सकता, काफी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। हाँ, और फिर ये भी है ना कि दो चीज़ें ना, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट लेंस से देख रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपको दुबई अट्रैक्टिव लगेगा या यूएई इन जनरल अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर आपने एज ए प्लान बी एक चीज़ खरीदनी है, यानी कि रिटायरमेंट का प्लान है, या आपने यहाँ से निकल के हॉलिडे होम के तौर पे इसको यूज़ करना है, सर्दियों से निकलना है, कनाडा की जो सख्त सर्दी होती है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको ओमान जो है वो काफ़ी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे रहा है, क्योंकि उसकी प्राइस कम है कंपेयर टू दुबई, और आपको रेजिडेंसी काफ़ी लो कॉस्ट पर को मिल रही है, और फिर ऑफ कोर्स उसका कल्चर, उसका जो वेदर है, उसकी जो सीनरी है वो काफ़ी डिफरेंट है यूएई से। ओमान आपको नेचर के करीब कर देगा, हाँ क्योंकि वो खुद बड़ा नेचर से करीब है। बिल्कुल। तो और यहाँ ज्यादातर मैन मेड है, यूएई ज्यादातर मैन मेड है, तो ये डिफरेंस है। तो अगर आप, जैसे आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा स्लो लाइफस्टाइल चाहिए, फैमिली ग्रो करनी है, बिजनेस मैं करना चाहता हूँ, वर्जिन मार्केट हो, मुझे कंपटीशन इतना नहीं चाहिए, वंडरफुल मार्केट है ओमान इन 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 पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर वो स्पीड वगैरह चाहिए, आपको रिश्तेदार चाहिए, आपके सारे रिश्तेदार तो दुबई और शारजा में रहते हैं, वो तो मस्कत में नहीं रहते। ये भी एक पॉइंट है ना कि सोशल लाइफ आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको तो ओमान में तो उस तरह से आपको पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो, लेकिन वो ऑफ कोर्स आपके रिश्तेदारों में से नहीं होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स दुबई में तो कोई ना कोई रिश्तेदार तो होता ही होता है। यार यासीन, जब मैं फर्स्ट टाइम वहां गया हूँ और जब मैं पिचेस करता था, तो जो पूरी पूरी मीटिंग में बैठे होते थे वो हमारे पड़ोसी इंडियंस होते थे, और जब वो कंप्लीट हो जाती थी पिच, तो वो मुझसे बाद में पूछा करते थे कि वे आर यू फ्रॉम इंडिया। वो अज्यूम होते करते थे कि यार, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे बहुत ज्यादा जो स्किल्ड या पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ओमान में बहुत कम है। तो लोग आपको डिफॉल्ट पे अगर मिलते हैं तो वही सोच के मिलते हैं कि यू नो यू आर एन इंडियन। हमारे ज्यादातर जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो फिर ये और जो तो नहीं, बट ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, मजदूर हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं। तो उस हिसाब से भी बड़ा स्कोप है, यू नो, जो मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़ा स्कोप। ये भी तो स्पेस बनाई ना ओमान के अंदर पिछले 11-12 सालों के अंदर। तो वो स्पेस कैसे बनाई? ऑब्वियसली अपनी मेहनत से बनाई और एफर्ट करके बनाई, तो वो स्पेस अवेलेबल है वहां पर। वो मार्केट पाकिस्तानियों ने एक्सप्लोर नहीं की हुई वो मार्केट, राइट। तो ये एडवांटेज। ठीक है मुस्लिम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ा शुक्रिया। और काफ़ी इसमें वेल्थ ऑफ नॉलेज इस पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों के लिए जो कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चंस कीजिए हमसे, ताकि हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। और अगर आप मज़ीद
इन टॉपिक्स पे डीप डाइव चाहते हैं तो हमें बताइए, हम एक और पॉडकास्ट इस टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो मुस्लिम भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठीक है, चलें, ओके। टेक केयर, थैंक यू।